सुरंगों का इस्तेमाल आतंकवादी किस तरह से करते हैं, इसे देखने के लिए आपको बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। सीरिया में आपने देखा कि किस तरह से बगदादी ने सुरंग में अपने आप को बचाने का और छिपा कर रखने का पूरा इंतजाम कर लिया था। जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों ने सुरंग के जरिए अपने आप को ठीक ठाक रखने की पुरजोर कोशिश की थी। न्यूज नेशन दिखा रहा है आपको आतंकवादियों की ये सुरंग। कैमरे पर आतंक की सुरंग, लश्कर के सीक्रेट ठिकाने पर बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को एक बाग में लश्कर के खूंखार आतंकी सज्जाद हैदर के छिपे होने की जानकारी मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में जब इस बाग पर रेड डाली गई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाग के बीच में एक सुरंग बनी हुई थी जिसमें खाने पीने के सामान बिखरे पड़े थे। ये सुरंग ही लश्कर तैयबा के आतंकी सज्जाद हैदर का घर था। इसी सुरंग में बैठकर सज्जाद घाटी में दहशतगर्दों की भर्ती करता था। हालांकि सुरक्षा बलों के छापे से पहले आतंकी सुरंग से फरार हो चुके थे, लेकिन इस सुरंग से कई ऐसे सबूत हाथ लगे जो घाटी में लश्कर के लिए बेहद घातक साबित होंगे। टीम न्यूज नेशन। नवंबर का ये महीना अपने आप में भारतीय फौज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक महीने में यानी कि 20 नवंबर तक भारतीय फौज अपने लिए 4 तरह के मिसाइल सिस्टम्स टेस्ट करने जा रही है। जाहिर सी बात है, हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की अब नींद उड़ने वाली है। आठ नवंबर समंदर में दिखेगा K4 का पराक्रम। 11 नवंबर दुनिया देखेगी ब्रह्मोस की महाशक्ति। 16 नवंबर अग्नि 2 के हाहाकार से थर्राएगा पाकिस्तान। 20 नवंबर अपने टारगेट को भेदेगी अचूक पृथ्वी मिसाइल। 9 नवंबर महीने की इन 4 तारीखों को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये 4 तारीखें हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा करने वाली हैं। इन 4 तारीखों को याद कर ले पाकिस्तान, क्योंकि हर तारीख हिंद की ताकत के सबूत लेकर आएगी। हिंदुस्तान जो है, हमारे पास में अलग अलग टाइप की मिसाइल्स हैं, शॉर्ट रेंज से इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स तक हमारे पास में है। पाकिस्तान से कोई हमारे को डर नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से चाइना बढ़ रहा है और अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी चाइना बढ़ा रहा है, उससे अपने को थोड़ा खतरा है। डीआरडीओ इन 4 मिसाइलों को उनके डिजाइन और उनकी मारक क्षमता के अनुसार टेस्ट करेगा और इनके लिए अलग अलग जगहों का चुनाव किया गया है। विशाखापत्तनम तट पर पानी के नीचे बने स्पेशल प्लेटफॉर्म से उन्नत नेविगेशन सिस्टम के साथ K4 मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। विशाखापत्तनम की जमीन से ही भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड यानी SFC अग्नि 2 का परीक्षण करेगी, जबकि ओडिशा के तट से पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। डीआरडीओ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का 2 राउंड परीक्षण करने की योजना बना रहा है। 2 राउंड परीक्षण के अलावा ब्रह्मोस को जमीन और हवा दोनों से टेस्ट किया जाएगा, जिसमें जमीन से जमीन पर लक्ष्य को भेदने के साथ ही सुखोई 30 MKI से भी ब्रह्मोस की मारक क्षमता का परीक्षण होगा। न्यूज नेशन। दरअसल भारतीय फौज की नीति अगर देखें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि बीते 5 सालों में भारत सरकार ने इस बात पर काफी जोर दिया है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी को किस तरीके से प्रोत्साहित और प्रायोजित कर आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अगर भविष्य के युद्ध में अपना वर्चस्व बनाना है तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में अव्वल होना ही पड़ेगा। भारत की बेमिसाल मिसाइल शक्ति, जल्द ही ब्रह्मोस 2 बढ़ाएगा भारतीय सेना का मान। अग्नि 5 से बढ़कर हिंदुस्तान की मिसाइल ताकत अग्नि 10 तक पहुंच जाएगी, और यह सब मुमकिन होगा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से, जिसके बाद हिंदुस्तान की मिसाइल आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज दुश्मन पर कहर बर पाएंगी। दरअसल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण का काम शुरू कर दिया है। ये मारक हथियार ध्वनि की आवाज से 5 गुना तेज गति से अपने लक्ष्य को भेदने का मादा रखती है।
इनके परीक्षण के लिए एक विंड टनल और नई तकनीक जल्द ही शुरू की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड 343 मीटर प्रति सेकंड होती है और डीआरडीओ इस तकनीक को और बेहतर बनाने के लिए टेस्टिंग शुरू करने जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि जो हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो क्लब है उसके अंदर जब से प्रवेश किया है उसके बाद हम बहुत इसमें तरक्की कर रहे हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी हम उसी क्लब के अंदर जिसमें आज अमेरिका, रशिया और चाइना खड़ा हुआ है हाइपरसोनिक वेपन मिसाइल्स बनाने के, उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। मौजूदा वक्त में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बेहद घातक है, लेकिन सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल इससे कई गुना ज्यादा घातक हो जाएंगे और सुपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता किसी के पास नहीं होगी। न्यूज़ नेशन। मध्य प्रदेश के 2 मंत्रियों की 2 तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रही हैं, जिसे देखकर आप समझेंगे कि आखिरकार कैसे प्रशासन को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी एक्सीडेंट में एक मृत शख्स को अस्पताल पहुंचाने की जीतोड़ कोशिश करते हैं, एम्बुलेंस नहीं पहुंचती और जबरदस्त झाड़ लगाते हैं एसएसपी को। दूसरी तरफ एक दूसरे मंत्री देखते हैं कि नाला पूरे तरीके से पानी से भरा हुआ है, जैम है, नाले में खुद उतरते हैं और एक नजीर प्रस्तुत करते हैं। अगर ऐसे राजनीतिज्ञ हो जाएं तो क्या हमारे देश में सुधार की बयार न बह जाए? ये 2 तस्वीरें अजब एमपी की गजब कहानी बयां करती हैं। एक तरफ एमपी के मंत्री सफाई के लिए खुद नाली में उतर गए और लोगों के लिए मिसाल बन गए, वहीं दूसरी तस्वीर एमपी की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रही है। मंत्री जी हादसे की जगह से एम्बुलेंस के लिए फोन करवाते रहे, लेकिन उनकी पुकार अनसुनी रह गई। दरअसल एमपी के होशंगाबाद में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी उस दौरान वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और फौरन एम्बुलेंस बुलाने को कहा। 108 एम्बुलेंस के लिए वो काफी देर तक फोन करवाते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। हेलो, उसको 108 वाले को बुला भैया। क्या हुआ 108 का? नहीं पर DI को बोला ना, बाबा थाने पे बोलो। आखिरकार सड़क से गुजर रहे एक टेम्पो को रोककर उसमें शव भेजा गया। एक तरफ कमलनाथ सरकार दावे कर रही है कि एमपी में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, लेकिन जब एम्बुलेंस के लिए एमपी के एक मंत्री की पुकार अनसुनी कर दी गई तो आम लोगों का क्या हाल होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसको संज्ञान लीजिए, ट्रक जिसने मारी थी उसको पकड़वाइए और जो 108 ने जो लापरवाही किया है, जो पुलिस अधिकारी उस पर भी एक्शन हो। अब जरा इसी एमपी के ग्वालियर की एक तस्वीर देख लीजिए। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सफाई के लिए नाली में उतर गए, चेहरे पर मास्क लगाया, हाथों में फावड़ा उठाया और मंत्री जी खुद जुट गए नाली की सफाई में। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी सफाई को लेकर उनकी बात नहीं सुन रहे थे, तो मंत्री जी गंदगी से भरी नाली में खुद उतर गए। वो कमर तक पानी में डूबकर सफाई करने लगे और देने लगे स्वच्छता का सबक। ने ये तय किया है कि शहर की स्वच्छता में हम भी योगदान देंगे और जो गंदगी है वो हम लोगों ने साफ की है, नगर निगम का अमला भी लगा है। हैरानी की बात है कि एमपी के मंत्री तो एक्शन में दिख रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार नहीं हो रहा, चाहे बात स्वच्छता की हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की। टीम न्यूज़ नेशन। जम्मू कश्मीर में हालात किस तरह से सामान्य होते चले जा रहे हैं और आम जनजीवन को बेहतर बनाने की कोशिशें कैसे जड़ पकड़ रही हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तब मिला जब एम्प्लॉयमेंट के लिए यानी कि रोजगार के लिए 44,000 कश्मीरी नौजवान इकट्ठा हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि नौकरियां मिलें और जीवन को आगे बढ़ाया जाए। जम्मू कश्मीर बोला भारत माता की जय, वंदे मातरम की गूंज से डर गए दहशतगर्द। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ये युवाओं की हुंकार है। आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर तैयार है। न्यू इंडिया के न्यू जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर देखकर एक हिंदुस्तानी को जितना गर्व होगा, अलगाववादियों और पाकिस्तान को उतनी ही मिर्ची लगेगी। सेना की भर्ती में उमड़ी जम्मू कश्मीर के युवाओं की ऐसी भीड़ देखकर ना तो इमरान को नींद आएगी और ना ही बाजवा को। जम्मू के शेर बच्चा स्टेडियम में 3 जिलों जम्मू, सांबा और कठुआ के लिए सेना की भर्ती रैली का आयोजन किया गया, जो 12 नवंबर तक चलेगा।
इस भर्ती रैली में 44,000 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में सेना की ये दूसरी भर्ती रैली है। इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के लिए जीने मरने को तैयार युवाओं के अंदर जल्द वर्दी पहनने का सपना है, देश सेवा का जज्बा है और पाकिस्तानी आतंकियों को जहन्नुम भेजने का निश्चय है। मैं इस देश की भर्ती के लिए बहुत उत्सुक था और बहुत देर के बाद ये भर्ती आई है और मुझे बचपन से ही बहुत चाह थी कि मैं आर्मी की भर्ती देखूं और वर्दी पहनकर देश की सेवा के लिए कुछ कर सकूं। भर्ती में शामिल होने आए युवा सुबह 4 बजे से बच्चा शेर स्टेडियम में जुटने शुरू हो गए। इन सभी ने पुशअप, दंड बैठक और दौड़ समेत तमाम फिजिकल टेस्ट किए। जम्मू, सांबा और कठुआ ये तीनों ही जिले इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए हैं और नापाक दुश्मन के हमलों के चश्मदीद भी रहे हैं। इस लिहाज से 44,000 युवाओं का देश के लिए लड़ने का ये जमघट अपने आप में ऐतिहासिक है। इससे पहले सितंबर में भी सेना ने रियासी जिले में भी भर्ती रैली का आयोजन किया था, जिसमें 29,000 से भी ज्यादा जम्मू कश्मीरी युवाओं ने हिस्सा लिया था। तस्वीरों से और आंकड़ों से भी ये शीशे की तरह साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंक का नाम लेने वाला कोई भी नहीं बचेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं यूरोप में एमिली तूफान ने किस कदर कहर बरपा रखा है। चाहे आप इटली की बात करें, फ्रांस या फिर स्पेन, एमिली तूफान की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे कि सभी देश बहुत भयभीत हैं। समंदर की डराने वाली लहरें, सब कुछ बहा ले जाने वाला सैलाब, यूरोप में फैली एमिली की दहशत। रविवार का दिन यूरोप में सैलाब का संकट लेकर आया। फ्रांस के अटलांटिक तट पर, स्पेन के उत्तरी हिस्से में और इटली के सेस्टा गोडानो में एमिली तूफान की दस्तक से लाखों लोग सहमे हुए हैं। एमिली के तेज झोंके से सड़क पर पेड़ गिर गए। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलस्तर बढ़ गया। सबसे बुरी हालत तो फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी हिस्से की हुई, जहां उफनती लहरों के खौफ से 1,40,000 घरों में लोग बगैर बिजली के कैद हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एमिली ने बास्क देशों में कहर ढाया। इटली में भारी बारिश और वारा की बाढ़ के चलते सेस्टा गोडानो के गांव में लोगों की जान पर बनाई और रेस्क्यू टीम ने आनन फानन में सभी को वहां से निकाला। सेस्टा गोडानो के मेयर ने यह बात कबूल की कि इटली में ऐसा तूफान पहले नहीं देखा। फिलहाल पूरा सेस्टा गोडानो ऑरेंज अलर्ट पर है। अब इटली के ही सैन पिएत्रो में एमिली तूफान की मार देखी, पूरी सड़क उजड़ गई है। इस सड़क के ढह जाने से 60 लोग एक किनारे पर फंस गए। एमिली तूफान ने इस इलाके की वाटर पाइप को भी तोड़ दिया, जिससे काफी देर तक यहाँ लोग बगैर बिजली पानी के ही रहने को मजबूर हो गए। फ्रांस, स्पेन और इटली में एमिली की बर्बादी और तबाही की इन तस्वीरों को देखकर लोग डरे हुए हैं। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि एमिली तूफान का सबसे खतरनाक बार हो चुका है, लेकिन फिर भी ऑटम सीजन की इस पहली कुदरती आफत ने यूरोप को दहशत में डाल रखा है। टीम न्यूज़ नेशन। मौसम बदल रहा है और यह बात इसलिए स्पष्ट हो रही है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में जो जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है वो अपने आप में अप्रत्याशित है। नवंबर का पहला हफ्ता और ये बर्फबारी लोगों के ऊपर बड़ी भारी है। उत्तराखंड में शुरू हो गई है बर्फबारी। ताजा हिमपात से हिमाचल के पहाड़ों ने भी ओढ़ ली है सफेद चादर। नवंबर के पहले हफ्ते में ही पहाड़ों का मौसम बदल गया है। सीजन की पहली बर्फबारी से जहां सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं इलाके में ठंड भी बढ़ गई है। हिमाचल के रोहतांग पास में जमकर बर्फबारी हुई है। यहाँ पहाड़, रास्ते और पेड़ पौधे सब सफेद हो गए हैं। रोहतांग पास में आधा फीट ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा किन्नौर के पहाड़ों पर भी बर्फबारी शुरू हो गई है। लाहौल स्पीति, कुल्लू और मनाली के पहाड़ भी बर्फ से चमक उठे हैं। उत्तराखंड में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। चमोली में अचानक मौसम बदल गया। देखते ही देखते ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब की चोटियों पर बर्फबारी होने से इलाके में जहां ठंड बढ़ी है, वहीं बारिश और बर्फबारी से बद्रीनाथ में तीर्थयात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं। उससे पहले ही मौसम के बदले मिजाज से यात्रियों की संख्या में कमी आई है। साथ ही तापमान ने भी गोता लगाया है और कई इलाकों में पारा शून्य के करीब पहुंच गया है। इससे मैदानी इलाकों में भी सर्दी ने दस्तक दे दी है। टीम न्यूज़ नेशन।
और रही जरा पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं, जहां पर जबरदस्त तूफान मचा हुआ है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इमरान खान की कुर्सी कब तक बचेगी और कब जाएगी। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ज्योतिष का कहना है। उनका यह मानना है कि नवंबर का यह महीना इमरान खान के ऊपर बड़ा भारी है। 18 नवंबर तक अगर सत्ता में बने रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो विदाई तय है। पाकिस्तान के लगभग पूरी अवाम इमरान खान से उनका इस्तीफा मांग रही है, लेकिन सत्ता के लालची इमरान अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। हर कोई जानना चाहता है कि मौलाना और इमरान की जंग में बाजी किसके हाथ लगेगी। हर कोई कयास और अटकलें लगा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान से ही हुई है एक भविष्यवाणी, जिसमें बताई गई है पाकिस्तान की बर्बादी की तारीख। कहानी यहाँ तक नहीं है, कहानी 18 नवंबर से शुरू होगी। पाकिस्तान के मशहूर एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गनी जावेद का दावा है कि 18 नवंबर ही वो तारीख है जब पाकिस्तान में उथल पुथल मच जाएगी। पाकिस्तान के ग्रह नक्षत्र अब कुछ ऐसे बन गए हैं कि पाकिस्तान चाहकर भी अपनी बर्बादी नहीं टाल सकता। आखिर क्या होगा 18 नवंबर को और कैसे ये दिन पाकिस्तान को गर्त में ढकेलेगा, इसका जवाब भी आप गनी जावेद से ही सुनिए। 18 नवंबर को फिर मरीख और एक और बड़ा प्लैनेट यूरेनस, इनका मुकाबला हो रहा है। ये अचानक बैठे बैठे इश्तियाल अंगेज़ी और अचानक बैठे बैठे कोई बहुत बड़ा वाक़या आ जाता है। तो ये 18 और 25 के दरमियान ये होगा असर, और इसमें जो है हमारे मुल्क की कलीदी शख्सियत का ये प्लैनेट है। गनी जावेद अपनी ज्योतिष विद्या के दम पर ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं और उनके मुकाबले कोई एक ऐसा नाम आएगा जो अभी पाकिस्तान में बहुत ऊंचा मुकाम रखता है। गनी जावेद उस शख्स का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन उनका इशारा आर्मी चीफ बाजवा पर है, पर बाजवा के लिए भी आगे मुसीबतों का पहाड़ है। क्या लिहाज पर फाइज शख्सियत जो है वो उसकी बहुत इस तरह मुखालफत होगी जिस तरह आप इमरान साहब की हो रही है। तो अब आप देखिए क्या होगा। पहले से ये बैकग्राउंड चला आ रहा है और 18 को ये शुरू हो रहा है। तो ये जो महीना है समी बास, इस महीने में कोई अथल पथल है। तब्दीली के नाम पर पाकिस्तानी पीएम की कुर्सी पर इमरान खान को सिलेक्ट किया गया, लेकिन इमरान की कुर्सी पर बैठते ही पाकिस्तान के पतन का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। सितारों की चाल पढ़ने और समझने वाले गनी जावेद ने तो पाकिस्तान के भविष्य को लेकर जो दावा किया है उसे सुनकर न्यूज एंकर भी चौंक गए। लेकिन वो वैसे तब्दीलियाँ ले आते हैं, हुकूमत में तब्दीली आ जाएगी, ऐसा कोई वाक़या हो गया, आवाम जो है वो मुख्तलिफ तरह से सोचना शुरू कर देंगे, कल्चर में तब्दीली आ जाएगी। कल्चर में तब्दीली तो फिर बहुत बड़ी तब्दीली होती है। ये ऐसे करती हैं, ये वो ऐसी तब्दीली है कि ऐसा ऐसा फिर मामला ऐसा ऐसा फिर हालात बदलते जाते हैं। ज्योतिष को लेकर लोगों का अपना अपना विश्वास है, कुछ लोग इसे मानते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन पाकिस्तान जिस रास्ते पे चल रहा है उसे देखकर यही लगता है कि गनी जावेद ने पाकिस्तान का कल देख लिया है। टीम न्यूज़ नेशन। जिन गाड़ियों को खरीदना या रखना लोगों की हसरत होती है, जब ये गाड़ियां नीलाम होने लगती हैं तो आप समझ जाते हैं कि उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। हम बात कर रहे हैं पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की, जिसकी 13 गाड़ियां अब नीलाम हो रही हैं। पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर शिकंजा और कसता जा रहा है। ईडी अब नीरव मोदी की 13 गाड़ियों की नीलामी करने जा रहा है। मुंबई में 7 नवंबर को इन 13 गाड़ियों की नीलामी होगी, जिनकी कीमत करोड़ों में है। नीरव मोदी की 13 गाड़ियां, जो कि जिसमें की कई हाई एंड कारें शामिल हैं, अब उनकी नीलामी होने वाली है, जिनमें शामिल है ये बेंटली कार, जो कि इन 13 गाड़ियों में सबसे महंगी बताई जा रही है और इसकी जो बेस प्राइस है वो इस वक्त 2 करोड़ रुपए है। लेकिन कुछ मीडियम रेंज की गाड़ियां भी इन 13 गाड़ियों में शामिल हैं। मसलन आप ये देख सकते हैं स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है, इसकी भी नीलामी होनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ह्यूंडई एलेंट्रा, जबकि 2 स्कॉर्पियो और एक सैंगयोंग रेक्सटन नाम की ये गाड़ी जो है सिल्वर रंग की, ये सब भी नीरव मोदी के पोजीशन से ही जब्त की गई है और अब इन्हें नीलाम कर दिया जा रहा है।